हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का अध्याय 2 भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। यह वीडियो हमारा वन शॉट का वीडियो है। तो आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो यह वीडियो हमारा आपके लिए 2020 बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इस चैप्टर का पहला हमारा हेडिंग क्या है? जनसांख्यिकी। तो देखिए, जनसांख्यिकी क्या होता है? जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन जनांकिकीय कहलाता है। जो जनसंख्या होती है उसका पूरी तरह से अध्ययन करना जनांकिकीय कहलाता है, जनसांख्यिकी कहलाता है। इसका अंग्रेजी पर्याय मतलब इसका अंग्रेजी में पर्यायवाची क्या है? डेमोग्राफी। यूनानी और इसका यूनानी भाषा के दो शब्दों डेमोस लोग और ग्राफीन यानी वर्णन अर्थात लोगों का वर्णन इससे बना हुआ है। ये जो अंग्रेजी के पर्याय शब्द डेमोग्राफी यूनानी भाषा के दो शब्दों डेमोस और फिर लोग तथा ग्राफियन यानी कि वर्णन। डेमोस का अर्थ होता है लोग और ग्राफियन का अर्थ होता है वर्णन। तो लोगों का वर्णन इस शब्द से मिलकर बना हुआ है। आगे देखिए, इससे जन्म मृत्यु प्रसवन लिंग अनुपात आदि का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, अगला हेडिंग है जनांकिकी के प्रकार। क्या है जनांकिकी के प्रकार? तो देखिए, जनांकिकी कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, जनांकिकी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला क्या है? आकारिक जनांकिकी। तो देखिए, आकारिक जनसांख्यिकी क्या होती है? इसमें जनसंख्या के आकार का अध्ययन किया जाता है। और फिर है सामाजिक जनसांख्यिकी। तो देखिए, सामाजिक जनसांख्यिकी क्या है? इसमें जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक पक्षों पर विचार किया जाता है। उसके बाद देखिए, अगला हेडिंग हमारा क्या है? जनसांख्यिकीय आंकड़े। जनसांख्यिकीय आंकड़े। तो देखिए क्या है? जनसांख्यिकीय आंकड़े राज्य की नीतियां जैसे कि आर्थिक विकास, जल कल्याण संबंधी नीतियां बनाने व कार्यान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जो जनसांख्यिकीय आंकड़ा है ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? आर्थिक विकास, जन कल्याण संबंधी नीतियों बनाने के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। कार्यान्वित यानी कार्य करता है इसके लिए। आगे देखिए क्या है? अगला हेडिंग है जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। तो देखिए क्या है? थॉमस रॉबर्ट माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। इनके द्वारा देखिए क्या इन्होंने कहा 1766 से 1834 तक इन्होंने इसका सिद्धांत दिया। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि जनसंख्या ज्यामितिक अनुपात से बढ़ती है, जैसे कि 2, 2 से 4 और 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। इस प्रकार से ज्यामितिक अनुपात से बढ़ती है। जैसे कि 4 है, 4 का हो गया 16, 16 का हो गया 32। इस प्रकार से आगे क्या है देखिए, खाद्य उत्पादन में वृद्धि गणितीय यानी समर्तर रूप से होती है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से खाद्य उत्पाद की वृद्धि होती है। जैसे कि पहले मान लीजिए जितनी जमीन में 2 बोरा गेहूं होता था, 2 साल बाद उसमें 4 बोरा होगा, 3 साल बाद उसमें इसी प्रकार से नई नई चीजें बनेंगी तो उसमें वृद्धि बढ़ेगी। आगे क्या है? इससे जनसंख्या व खाद्य सामग्री में असंतुलन पैदा होता है। जैसे कि जनसंख्या बढ़ती है, जैसे कि मान लीजिए कि 2025 में जनसंख्या कितनी है? 8, 2026 में 16 हो जाएगी। और अगर खाद्य उत्पाद 2025 में 8 है तो वो क्या होगा? 2026 में 10 ही रह जाएगा। तो इससे इनमें क्या होगा? असंतुलन आ जाएगा जनसंख्या और खाद्य पदार्थ में। आगे देखिए क्या है? समृद्धि बढ़ाने के लिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण किया जाए। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है? जनसंख्या नियंत्रण के दो प्रकारों। जनसंख्या नियंत्रण के दो प्रकार देखिए क्या है? समृद्धि बढ़ाने के लिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाए। जनसंख्या नियंत्रण के दो प्रकार देखिए क्या है? माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के दो प्रकारों का प्रतिबंध उल्लेख किया है, बताया। नंबर 1 क्या है? प्राकृतिक निरोध या अवरोध, जैसे कि अकाल, भूकंप, बाढ़, युद्ध, बीमारी। और फिर क्या है? कृत्रिम निरोध, जैसे कि बड़ी उम्र में विवाह, यौन संयम, ब्रह्मचर्य का पालन। इससे क्या होता है? जनसंख्या नियंत्रण होता है।
प्राकृतिक निरोध जैसे कि अकाल पड़ जाएगा तो बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है, भूकंप आता है, कहीं पे घर गिर जाता है तो उससे लोगों की मृत्यु हो जाती है, बाढ़ आता है उससे लोगों की मृत्यु हो जाती है, युद्ध बीमारी यानी बीमारी महामारी जैसे कि कोरोना महामारी उसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई। इसी प्रकार से कह रहा है कि ये सब क्या है प्राकृतिक निरोध हैं जिससे जनसंख्या नियंत्रण होती है। कृत्रिम निरोध मतलब कि इसे मनुष्य बनाया हो, जैसे कि हमारे बस में हो, जैसे कि बड़ी उम्र में शादी करें तो जनसंख्या नियंत्रण होगा, यौन संयम रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसके बाद देखिए अगला हेडिंग क्या है, माल्थस के सिद्धांत विरोध। माल्थस के सिद्धांत विरोध देखिए क्या है, आर्थिक वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सकती है, जैसे कि यूरोप के देशों में हुआ है। गरीबी व भुखमरी जनसंख्या वृद्धि के बजाय आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण फैलती है। जो क्या है, जो आर्थिक वृद्धि है जनसंख्या वृद्धि से क्या हो सकती है, अधिक हो सकती है। ऐसे आर्थिक वृद्धि मतलब जो मान लीजिए एक प्रकार से खर्चा, आर्थिक स्थिति, जैसे कि गरीबी व भूखमरी जनसंख्या वृद्धि के बजाय आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण फैलती है। ये क्या उदारवादी व मार्क्सवादी के द्वारा। उसके बाद देखिए अगला हेडिंग क्या है हमारा, जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। देखिए क्या है, जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी होती है। जनसंख्या वृद्धि की 3 बुनियादी चरण होते हैं। नंबर 1 है पहला चरण। तो देखिए पहला चरण क्या है, देखिए पहला चरण है समाज में जनसंख्या वृद्धि का कम होना, क्योंकि समाज तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है। मृत्यु दर और जन्म दर दोनों बहुत ही ऊंचा होता है। समाज में जो होता है मृत्यु दर और जन्म दर बहुत ऊंचा होता है। देखिए दूसरा चरण क्या है, दूसरा चरण जनसंख्या विस्फोट संक्रमण अवधि में होता है, क्योंकि जनसंख्या समाज पिछड़ी अवस्था से उन्नत अवस्था में आ जाता है। इस दौरान जनसंख्या वृद्धि की दरें बहुत ऊंची होती हैं या हो जाती हैं। अब देखिए अगला है तीसरा चरण। तो देखिए तीसरा चरण क्या है, तीसरे चरण में भी विकसित समाज में जनसंख्या वृद्धि दर नीची रहती है, क्योंकि ऐसे समाज में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही काफ़ी कम हो जाते हैं। जो विकसित समाज होता है मतलब मान लीजिए जिनके पास बहुत पैसा रुपया होता है यानी सक्षम होते हैं, तो उनके यहाँ क्या होती है, लोगों की मृत्यु दर कम होती है। अगला देखिए क्या हेडिंग है, जन्म दर। तो देखिए जन्म दर क्या है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। मतलब कि एक साल में 1000 व्यक्तियों ने कितने बच्चों का जन्म दिया, तो जितने बच्चों को जन्म दिया वही क्या होगी, जनसंख्या जन्म दर होगी। आगे देखिए मृत्यु दर। देखिए मृत्यु दर क्या है, क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मृत व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। 1000 व्यक्ति में देखिए मान लीजिए 1000 व्यक्ति हैं, तो 1000 व्यक्तियों में एक वर्ष में कितने व्यक्ति की मृत्यु होती है, ये होती है मृत्यु दर। आगे देखिए अगला हेडिंग है प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या वृद्धि दर। तो देखिए क्या होता है प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या वृद्धि दर, देखिए जन्म दर व मृत्यु दर के बीच का अंतर, जब यह अंतर शून्य या कम होता है तब हम कह सकते हैं कि जनसंख्या स्थिर हो गई या प्रतिस्थापन स्तर पहुंच गई है। यानी जो जन्म दर व मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। जनसंख्या क्या होती है, स्थिर होती है। जब यह अंतर शून्य या कम हो जाता है, मतलब कि इसे मान लीजिए कि जितने व्यक्ति क्या हो, जितने व्यक्ति जन्म ले रहे हैं उतने व्यक्ति की मृत्यु भी हो रही है, तो जनसंख्या क्या होगी, स्थिर हो गई। यही है। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, प्रतिस्थापन स्तर। देखिए प्रतिस्थापन स्तर क्या है, यह एक ऐसी अवस्था होती है जब जितने बूढ़े लोग मरते हैं उनका खाली स्थान भरने के लिए उतने ही नए बच्चे पैदा होते हैं। तो ये क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। भारत में केरल की कुल प्रजनन दरें वास्तव में प्रतिस्थापन स्तर से नीचे हैं। जो केरल है वहाँ पे जितने लोग मरते हैं उतने लोग से ज़्यादा, उतने लोग से कम ही बच्चे वहाँ पैदा होते हैं, तो इसलिए अपना स्तर से ये नीचे है, प्रतिस्थापन स्तर से नीचे। प्रतिस्थापन का मतलब जैसे कि कोई आदमी है, ये बुढ़ा हो गया है, तो इसकी मृत्यु हुई, इसके स्थान पर कोई दूसरा जन्म ले लिया उस क्षेत्र में। मान लीजिए कि एक शहर है,
तो इस शहर में 100 लोग हैं। कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। इसमें से एक वृद्ध व्यक्ति था, उसकी मृत्यु हो गई। तो कितने बचे? 99 बचे। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो वहीं पर एक छोटा बच्चा भी जन्म ले लिया किसी के, तो पूरा 100 फिर से पूर्ण हो गया। तो इससे हो गया प्रतिस्थापन स्तर। आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र की प्रजनन दरें प्रतिस्थापन स्तर के बराबर हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जो प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर हैं, यानी जितने लोग की यहाँ पे मृत्यु होती है उससे अधिक लोग यहाँ पे जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं। इस राज्यवार विभिन्नता के पीछे शिक्षा और जागरूकता के स्तरों में वृद्धि होना अथवा ना होना है। तो क्या है कि जहाँ पर ये स्तर बराबर है, प्रतिस्थापन स्तर, वहाँ के लोग शिक्षित हैं, और ये जो जहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि लोग कम शिक्षित हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे लोग जहाँ के लोग कम शिक्षित हैं, बिहार आदि कम शिक्षित हैं, जिससे इन्होंने क्या, इन्हें जनसंख्या वृद्धि का कोई इन्हें भय नहीं है। और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, यहाँ ये सब लोग क्या हैं? शिक्षित हैं। इनका जो प्रतिस्थापन स्तर है बराबर है। आगे देखिए, अगला हेडिंग है प्रजनन दर। प्रजनन दर यानी देखिए, बच्चा पैदा कर सकने की आयु 15 से 49 वर्ष में स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्म बच्चों की संख्या होती है। जो प्रजनन दर होता है वो 15 से 19 वर्ष के जो लोग हैं, शादीशुदा लोग हैं, उनकी आयु पर जो स्त्रियों की इकाई है, मतलब कितनी स्त्री हैं, उनके कितने बच्चे जीवित हो रहे हैं, इनकी संख्या पर निर्भर करता है। आगे देखिए, अगला हेडिंग है शिशु मृत्यु दर। क्या है? शिशु मृत्यु दर। तो देखिए, जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मृत बच्चों की संख्या क्या होती है? शिशु मृत्यु दर। यानी 1000 बच्चे पैदा हुए किसी शहर में, 1000 बच्चे पैदा हुए, और ये बच्चों क्या है, 1 साल के अंदर इनमें से इतने बच्चों की मृत्यु हो जाएगी, वही हो जाएगा शिशु मृत्यु। जैसे मान लीजिए कि इसमें से 2 बच्चे मर गए, तो 2% हो गया शिशु मृत्यु दर। अब देखिए, अगला हेडिंग है मातृ मृत्यु दर। 1000 शिशु जन्मों पर जन्म देकर मरने वाली महिलाओं की संख्या। कोई शहर वहाँ पे 1000 बच्चे जन्म लिए हैं 1 साल के अंदर, तो यहाँ पर 1000 बच्चे जन्म हुए, तो इन 1000 बच्चों में से कितनों की जो माँ है जन्म देते ही मर गई, मृत्यु हो गई। जैसे मान लीजिए कि 4 लोगों की माँ जन्म लेते ही मृत्यु हो गई, मर गई, तो यहाँ पे मातृ मृत्यु दर कितना हो गया? 4% हो गया। आगे देखिए, अगला हेडिंग है लिंग अनुपात। तो देखिए, लिंग अनुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर निश्चित अवधि के दौरान स्त्रियों की संख्या किसी विशेष क्षेत्र में जो होता है, ये क्या होता है? लिंग अनुपात होता है। प्रति 1000 पुरुष पर निश्चित अवधि के दौरान स्त्रियों की संख्या होता है क्या? लिंग अनुपात होता है। अब देखिए, अगला हेडिंग क्या है? जनसंख्या की आयु संरचना। कुल जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात होता है। जनसंख्या की आयु संरचना। अगला हेडिंग देखिए क्या है? पराश्रितता का अनुपात। देखिए, जनसंख्या का वह अनुपात जो जीवन यापन के लिए कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित है। इसमें कार्यशील वर्ग 15 से 64 वर्ष की आयु वाले होते हैं। बच्चे व बुजुर्ग पराश्रित होते हैं। पराश्रितता अनुपात क्या है? पराश्रितता अनुपात जनसंख्या का वह अनुपात जो जीवन यापन के लिए कार्यशील जनसंख्या पर आधारित है, या आधारित मतलब जो लोग कार्य कर रहे हैं। इसमें कार्यशील वर्ग क्या हो गया? 15 से 64 वर्ष के लोग जो क्या है, बच्चे व बुजुर्ग पर आश्रित हैं, मतलब ये लोग बच्चे और बुजुर्ग पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। ये हो गया पराश्रितता अनुपात। अब देखिए, अगला हेडिंग क्या है? बढ़ता हुआ पराश्रितता का अनुपात। तो देखिए, यह उन देशों में चिंता का कारण बन सकता है जहां जनता बुढ़ापे की समस्या से जूझ रही है, क्योंकि वहां आश्रितों की संख्या बढ़ जाने से कार्यशील आयु वाले लोगों का बोझ बढ़ जाता है। बढ़ता हुआ पराश्रितता क्या होता है? यह उन देशों में चिंता का कारण बन रहा है जहाँ पे जनता बुढ़ापे की समस्या से जूझ रही, मतलब जहाँ पे अधिक बुढ़े लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ की जो आश्रित जनसंख्या, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उनके क्या जनसंख्या उनके बढ़ जाने के कारण क्या होता है? उन्हें कार्यशील आयु वाले लोगों पर बोझ डालना पड़ता है, बोझ बढ़ जाता है। जो लोग कार्य करते हैं उन्हें अधिक कार्य करना पड़ता है, क्योंकि खर्चा उनका अधिक रहता है।
देखिए अगला हेडिंग क्या है, गिरता हुआ पराश्रितता का अनुपात। तो देखिए यह आर्थिक समृद्धि और आर्थिक समृद्धि या समृद्धि का स्रोत बन सकता है, क्योंकि वहाँ कार्यशील लोगों का अनुपात काम न करने वालों की संख्या में अधिक बड़ा होता है। इसे जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। क्या होता है, यह आर्थिक समृद्धि या समृद्धि का स्रोत बन सकता है, क्योंकि वहाँ कार्यशील लोगों का अनुपात काम न करने वालों की संख्या में अधिक बड़ा होता है। इसे जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। अगला देखिए क्या है, भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर। तो देखिए जन्म दर एक ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटना है जिसमें परिवर्तन अपेक्षाकृत धीमी गति से आता है। हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र की कुल प्रजनन दरें काफ़ी कम हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में प्रजनन दर क्या है, बहुत अधिक है। यह है भारत में जन्म दर और मृत्यु दर की संख्या, ये है। आगे देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है, भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना। अधिकांश भारतीय युवा अवस्था में हैं। अधिकांश जो भारत के लोग क्या है, युवा अवस्था में यानी नौजवान हैं। केरल ने विकसित देशों की आयु संरचना की स्थिति प्राप्त कर ली है। उत्तर प्रदेश युवा वर्ग का अनुपात अधिक है तथा वृद्धों का अनुपात कम है। जो उत्तर प्रदेश हमारा है, यहाँ पे क्या है, युवाओं की आयु जो है सॉरी युवाओं की संख्या अधिक है और वृद्धों की संख्या क्या है, कम है। अगला हेडिंग देखिए क्या है, भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश। देखिए जनसांख्यिकीय संरचना में जनसंख्या संक्रमण की उस अवस्था को जिसमें कमाने वाले यानी कि 15 से 49 आयु वर्ग की जनसंख्या न कमाने वाले पर आश्रित यानी न कमाने वाले पर क्या है, आश्रित हैं, यानी 60 प्लस आयु की जनसंख्या की तुलना में अधिक है। अधिक हो तो जनसांख्यिकीय लाभांश होते हैं। मान लीजिए कि जनसंख्या, देखिए कह रहा है कि जनसांख्यिकी संरचना में जनसंख्या संक्रमण की उस अवस्था को जिसमें कमाने वाले यानी कि 15 से 49 आयु वर्ग की जनसंख्या और न कमाने वाले यानी कि 60 से प्लस जो लोग हैं, जो 60 से अधिक हैं, उनकी जनसंख्या की तुलना में अधिक हों। जहाँ पे क्या हो, कमाने वाले की जनसंख्या कम हो लेकिन जो न कमाने वाले की संख्या अधिक हो, जो पर आश्रित है उनकी संख्या क्या है, अधिक है। जैसे मान लीजिए कि 15 से 49 वर्ष के लोग काम करेंगे, कमाई करेंगे, और 60 से प्लस जो हो जाएगा वो कमाई कहाँ कर पाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे। तो यहीं पे जहाँ पे वृद्धों की संख्या अधिक है यानी न कमाने वालों की संख्या अधिक है, उसी को कहते हैं जनसांख्यिकीय लाभांश। आगे देखिए, यह तभी प्राप्त हो सकता है जब कार्यशील लोगों के अनुपात में वृद्धि होती रहे। कार्यशील अनुपात में यानी जो कार्य करते हैं उनकी अनुपात में वृद्धि होती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 70 लोग हैं वृद्ध जो काम नहीं करते, और यहाँ पे कितने 49 लोग हैं जो लोग कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे वृद्धि होती रहेगी तभी इनका अनुपात वृद्धि करेगा। तो यहाँ पे जो काम करने वाले हैं इनकी जनसंख्या जब वृद्धि करेगी तभी हो सकता है ये सब। अब आगे देखिए अगला हेडिंग है स्त्री पुरुष अनुपात। तो देखिए भारत में स्त्री पुरुष अनुपात गिरता रहा है। इसका कारण है लिंग विशेष का गर्भपात, बालिका शिशुओं की हत्या, बाल विवाह, पौष्टिक भोजन न मिलना। देश के विभिन्न हिस्सों में स्त्री पुरुष अनुपात भिन्न भिन्न है। केरल राज्य में सबसे अधिक है और हरियाणा, पंजाब में, चंडीगढ़ में सबसे कम है। कह रहा है कि जो भारत है इसमें स्त्री और पुरुष अनुपात गिरता रहा है, क्योंकि इसका कारण है क्या है, विशेष गर्भपात। यानी आजकल क्या करते हैं लोग, जो गर्भवती महिला होती है पहले ही चेक करा लेते हैं कि इसमें इसकी मतलब जो शिशु है वो लड़का है लड़की है। अगर लड़की होती है तो उसका गर्भपात यानी गर्भ में उसकी मृत्यु करा देते हैं, गर्भपात करा देते हैं। तो इससे क्या होती है, महिलाओं की संख्या घटती है और पुरुषों की संख्या बढ़ती है। अगर बच्चा रहता, लड़का रहता तो उसे जन्म देते हैं। आगे देखिए अगला हेडिंग है जन घनत्व। तो देखिए जन घनत्व से तात्पर्य है प्रति वर्ग किमी में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या से लगाया जाता है। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जनघनत्व भी बढ़ रहा है। जनघनत्व कितना कह रहा है कि मतलब मान लीजिए कि जनसंख्या घनत्व, जन घनत्व का अर्थ होता है जनसंख्या घनत्व, जन का अर्थ होता है लोग, घनत्व का मतलब कितने लोग कितनी दूरी में निवास कर रहे हैं। तो कह रहा है कि 1 किलोमीटर में कितने, 1 किमी में, 1 किलोमीटर में जितने जनसंख्या निवास करती है उसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। मान लीजिए 1 किलोमीटर में
1000 लोग रह रहे हैं। शहरों में तो रहते हैं, गाँव में तो नहीं। 1000 लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे जनसंख्या को कितना हो गया, 1000 हो गया। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, हकदारी की पूर्ति का अभाव। तो देखिए अमर्त्य सेन एवं अनेक विद्वानों ने दर्शाया है कि अकाल अनाज के उत्पादन में गिरावट आने के कारण नहीं पड़े अपितु हकदारी की पूर्ति का अभाव या भोजन खरीदने या किसी तरह से प्राप्त करने की लोगों की अक्षमता के कारण भी अकाल पड़ते हैं। यानी क्या है, हकदारी की पूर्ति का अभाव कह रहा है कि जो अमर्त्य सेन ने कहा और अनेक विद्वानों ने भी दर्शाया कि अकाल केवल ऐसा ही नहीं कि अनाज उत्पन्न ना हो तभी अकाल पड़े। अकाल कब पड़ता है, लोग भोजन ना खरीद पाए, मतलब जो कमाएंगे नहीं तो भोजन कहाँ से खरीदेंगे। तो भोजन ना खरीदने या फिर किसी तरह से प्राप्त करने में लोगों की अक्षमता, मतलब किसी भी प्रकार से उन्हें ना मिले, वो भोजन खरीदने में अक्षम हो कि अक्षमता के कारण भी अकाल है, ये भी एक प्रकार का अकाल है। आगे देखिए, इसलिए सरकार ने भूख और भूखमरी की समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NREG यानी नरेगा का नाम एक कानून बनाया। नरेगा का मतलब यहाँ पे जो आप देखते होंगे गांव में नरेगा चलता है, जिससे लोगों को रोजगार थोड़ा बहुत मिल जाता है। तो यही इसलिए इन्होंने सरकार ने ये नियम चलाया, नरेगा का नियम। तो यहाँ पे क्या होता है, गांव में प्रधान लोग लूट लेते हैं, फ्री में काम करवाते हैं, उनको 500 दे के बाकी पैसा ले लेते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही हो रहा है। अब देखिए आगे, अगला हेडिंग है साक्षरता। देखिए साक्षरता क्या है, साक्षरता शक्ति संपन्न होने का साधन है। साक्षरता अर्थव्यवस्था में सुधार, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता व कल्याण कार्यों में सहभागिता बढ़ाती है। केरल साक्षरता में आगे आगे हैं, वहीं बिहार राज्य काफी पीछे है। अनुसूचित जाति व जनजातियों में साक्षरता दर और भी नीची है। साक्षरता दर क्या है, और भी नीची है। कहाँ पे, बिहार में। और कहाँ पे ज़्यादा है, केरल में। अब आगे देखिए, अगला हेडिंग है ग्रामीण नगरीय विभिन्नताएं। तो देखिए भारत को गांवों का देश कहा जाता है, यहाँ पे गांव ज़्यादा हैं। नगर ग्रामीणों के लिए आकर्षक स्थान बन रहे हैं। यानी शहर जो है, ग्रामीण के लोग जो हैं वो लोग शहर में ज़्यादातर जाने की कोशिश करते हैं कि मैं शहर में बस जाऊँ। गांव से लोग रोजगार की दृष्टि से नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं, यानी गांव से लोग नौकरी की खोज में शहर में जा रहे हैं। पलायन का अर्थ होता है जा रहे हैं। अब आगे देखिए, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र जैसे जनसंपर्क एवं जनसंचार के साधन अब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समक्ष नगरीय जीवन शैली का तथा उपभोग के स्वरूपों की तस्वीरें पेश कर रहे हैं। जो टेलीविजन है यानी जो टीवी है, रेडियो यानी जो बाजा होता है, रेडियो, समाचार पत्र होता है, न्यूज़ का पेपर होता है, संचार, ये सब क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समक्ष यानी जो शहरी लोगों की तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पे ऐसा व्यवसाय हो रहा है, वहाँ पे ऐसा नौकरी मिल रहा है, इसे पेश कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। परिणाम स्वरूप दूर दूरद राज्य के गाँव में रहने वाले लोग नगरीय तड़क फड़क और सुख सुविधाओं से सुपरिचित हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, गांव के लोग देखते हैं तो क्या करते हैं, सोचते हैं मैं जाके शहर में रहूँगा, वहाँ की सारी सुख सुविधा का उपयोग करूँगा, वहाँ पे अधिक सुख सुविधा है। उनमें भी ऐसा ही उपभोगपूर्ण जीवन जीने की लालसा उत्पन्न होती है। जो जैसा देखते हैं आप लोग, जैसे गाँव के लोग टीवी में देखते हैं कि वहाँ पे देखिए शहर में लोग ऐसे इसी तरह से रह रहे हैं, तो आप में भी जिज्ञासा होती होगी, लालसा कि मैं भी वहाँ पे रहूँ, ऐसा जीवन जीऊँ अच्छे से। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम। तो देखिए क्या है, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम इसलिए शुरू किया गया कि जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण किया जा सके। इसमें जनसंख्या के विभिन्न उपाय अपनाए गए। पुरुषों के लिए नसबंदी और महिलाओं के लिए नसबंदी। राष्ट्रीय आपातकाल 1975 से 1976 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को गहरा धक्का लगा। नई सरकार ने इसे राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का नाम दिया। इसमें नए दिशा निर्देश बनाए गए। आगे देखिए, इस कार्यक्रम के उद्देश्य मोटे तौर पर समान रहे। जनसंख्या संवृद्धि की दर और स्वरूप को प्रभावित करके सामाजिक दृष्टि से वांछनीय दिशा की ओर ले जाने का प्रयत्न करना,
ये इनका कारण था। अब देखिए अगला हेडिंग है राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम। तो इसको अभी हमने पढ़ा है, अब आगे देखिए, ये 2 बार लिख दिया हमने। देखिए अधिकतर गरीब और शक्तिहीन लोगों का भारी जनसंख्या में जोर जबरदस्ती की बंधकरण किया गया और सरकारी कर्मचारियों पर भारी दबाव डाला गया कि वे लोग बंधकरण के लिए आयोजित शिविरों में बंधकरण के लिए लाएं। इस कार्यक्रम में का जनता में व्यापक रूप से विरोध हुआ, यानी लोगों को जबरदस्ती पकड़कर नसबंदी कराया जिनकी अब इनकी संतानें ना हो। बंधकरण का मतलब ये भी नसबंदी एक प्रकार का है। तो लोग इसमें क्या करते थे, पकड़कर जबरदस्ती कराया जाता। तो इस कार्यक्रम का जनसंख्या ने विरोध किया, जो जनता था उसने जनता ने इसका विरोध किया। अब आगे देखिए अगला हेडिंग देखिए क्या है, भारत की 15वीं जनगणना 2011 के आंकड़े। देखिए 2011 की जनसंख्या जो जनगणना थी उसके आंकड़े के अनुसार कैसा था। देखिए स्त्री पुरुष का अनुपात 993 और फिर 1000, यानी कि स्त्रियों की जो जनसंख्या थी 1000 पुरुषों पर 993 स्त्रियां थी। कब? 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुष पर 943 स्त्रियां थी। अब देखिए अगला है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। जब 2011 में जनगणना हुआ तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश निकला। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम निकला था। उसके बाद देखिए अधिक मातृत्व मृत्यु दर वाला राज्य, तो जहाँ पे जनसंख्या अधिक होगी वहाँ पे ही होगा। तो ये भी कहाँ था? उत्तर प्रदेश में अधिक माताओं की मृत्यु हुई थी। अगला है न्यूनतम मातृत्व मृत्यु दर वाला राज्य, तो क्या था? ये केरल था। क्या? केरल। यहाँ पे कोर लिखा तो यहाँ पे क्या? केरल। केरल। आगे देखिए क्या है सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य, तो क्या था? मध्य प्रदेश, जहाँ पे अधिक शिशुओं की मृत्यु हुई थी। न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन था? मणिपुर था। आगे देखिए क्या है साक्षरता क्या थी पुरुषों में, क्या थी? पुरुष की साक्षरता कितनी थी? 80.9% और महिला की 64.6%। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जो था राज्य कौन सा था? राजस्थान। सबसे छोटा क्षेत्रफल में राज्य कौन सा है? गोवा है। गोवा और राजस्थान, तो राजस्थान बड़ा है, गोवा छोटा है क्षेत्रफल में। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।